पीडीसी चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, आप ये क्यों कहते हो कि एनसी ने इतनी ली, पीडीपी ने इतनी ली, उसने इतनी ली? आप क्यों नहीं कहते कि गुपकार ने इतनी ली और बीजेपी ने इतनी ली? मुझे बताइए कि नॉर्थ साउथ पोल मिल कैसे सकते हैं? जो लोग हमेशा आपस में फटे रहे, आपस में आप भी तो मिले थे। गुपकार का बनना ही उसका जो है वो हार का, वहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। आपको लगता है जब उनको बीजेपी को फायदा मिला गुपकार को बनने से? लाल सिंह जी कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ आए, और आज लोगों ने उनको बताया कि भाई आप गलत रास्ते पे हैं। उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अपने परिवार के अंदर झांक के देखना चाहिए। आपको लगता है कि दोबारा कभी मौका मिलेगा जब आपको मैंडेट जम्मू देगा तो श्रीनगर से किसी और को मैंडेट मिलता, पीडीपी को मिलता है, एनसी को मिला, कि चांसेस हैं? फिर भी देखिए वो दिन खत्म हो चुके हैं। आपसे मैं सेटिस्फाई नहीं हुए वो जी, मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी जो है आम आदमी के हाथ में लाई है, वहां तो आपके फॉर्मर मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आम आदमी क्यों नहीं लड़ रहे वहां पे? और महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि डोमिसाइल बनाकर डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, और उनके स्टेटमेंट के बाद वहां पर ये किलिंग होती है। आपने ये लाइंस तब क्यों नहीं तोड़ा जब आपके दो बड़े मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह और गंगा जी को मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी? तब आपने ये लाइंस क्यों नहीं तोड़ा? आपने ये लाइंस तब क्यों नहीं तोड़ा जब सीबीआई की प्रोब की बात की जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी थी, सत्ता का सुख भोग रही थी? तब आपने ये लाइंस क्यों नहीं तोड़ा? उनका ट्वीट होता है, अगर आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनका ट्वीट हो जाता है, वो एलजी को चिट्ठी भी लिख देती है। और आज जब सतपाल निश्चल जी की किलिंग होती है और इस बात पे किलिंग होती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों बनाया है, और आज उनका ट्विटर हैंडल कहां चला गया? आपने दिल्ली से क्यों कैंपेन करवाया? वहां के लोग यहाँ आके कैंपेन कर रहे हैं, आपको क्या लगा आपके लोगों की बात ये लोग नहीं सुनेंगे? आप पे भरोसा नहीं करेंगे? वहां से क्यों? बड़े नेता इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने नेता हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। डीडीसी के इलेक्शन संपन्न हो गए, लेकिन सवालों के घेरे में पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में रहती हैं, काफ़ी सवाल उन्होंने खड़े किए। आज के क्या रुझान हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या जानकारी हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी हैं? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी जेके जूटी, और कश्मीर का सारा जो जिम्मेदारी है वो इनके ही सर पर है। मेरे साथ हैं विबोध गुप्ता जी, पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं। विबोध जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद रविंदर जी। विबोध जी, सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 75 सीटें अपने नाम भी कर ली। रविंदर जी देखें, आपकी भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर लगभग 40% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को मिलाकर जो है वो 37 के करीब जो है वो वोट जो है वो मिले हैं। और एक बड़ी पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी निकली, और भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ कश्मीर की भी पार्टी बनी। 3 सीटें वहाँ पर जीतने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम जो है वो लहराया है। इसलिए ये कहना कि इतनी सीटें कम क्यों, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड हमेशा जम्मू के अंदर रहा है। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी खाता नहीं खोला है। अगर 140 सीटें कश्मीर की हैं तो 140 सीटें जम्मू के अंदर हैं, और 140 सीटें जो जम्मू के अंदर हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्ट्रांग होल्ड रहा है, चाहे उसमें जम्मू हो, चाहे कठुआ हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे रियासी हो, चाहे डोडा हो, कुल मिलाकर सांबा हो, यहाँ पर किसी ज़िले में हमें 13 दी हैं, किसी ने 12 दी हैं, किसी ने 11 दी हैं। और वो लोग जो एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, वो लोग जो छोटी छोटी बातों के इशू बनाकर ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में नज़र नहीं आएगी, नज़र तो यहाँ पैंथर नहीं आई, नज़र तो और साल जो यहाँ पर पिछले दिनों बने थे नज़र वो नहीं आए। अगर नज़र नहीं आई तो यहाँ पर पीडीपी नहीं आई, अगर नज़र नहीं आई तो यहाँ पर कांग्रेस नहीं नज़र आई, अगर कहीं कुछ एरिया के अंदर थोड़ी सी नज़र आई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर नज़र आई। चाहे वो उनका कारण रहे होंगे कि उनके कैंडिडेट कुछ ऐसे रहे होंगे जिनका अपना कुछ करैक्टर रहा होगा, या अपना कुछ उनका स्ट्रांग होल्ड या समीकरण कुछ ऐसे बने होंगे। लेकिन मैं कुल मिलाकर इतना कहना चाहूँगा कि ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने की जीत दर्ज की है 40% वोट लेकर, और इन तीनों पार्टियों को कुल मिलाकर जो वोट मिला है उससे ज़्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है। जी, एक सवाल और, जब डीडीसी के चुनाव कैंपेन चल रहा था, अभी चुनाव हुए नहीं थे, कैंपेन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बुलंद आवाज़ में कहती थी कि हमारी सीधी टक्कर गुपकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस गुपकार।
आज आप क्यों नहीं कहते हो डीडीसी चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट सामने आए हैं, आप ये क्यों कहते हो कि एनसी ने इतनी ली, पीडीपी ने इतनी ली, उसने इतनी ली? आप क्यों नहीं कहते कि गुपकार ने इतनी ली और बीजेपी ने इतनी ली? उस हिसाब से तो वो 100 से ज्यादा क्रॉस। गुपकार की भी बात कर लो ना, मैं गुपकार की बात, गुपकार का होल्ड अच्छा था जम्मू कश्मीर में। मेरा ये कहना है कि हम गुपकार की ही बात कर लेते हैं ना, कि गुपकार डीडीसी कितने बनाएगी? अल्टीमेटली डीडीसी चेयरमैन बनने हैं ना। यहाँ पर 20 जिले हैं, 20 जिलों में चेयरमैन बनने हैं। मैं यही कहता हूं कि, और दावे से ये बात कहता हूं, गुपकार जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा तूफान आ जाए, 5 से ज़्यादा जिलों के अंदर वो डीडीसी नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसके जीते नहीं हैं। जो लोग आज़ाद जीते हैं, चाहे वो जम्मू में जीते हैं, चाहे वो कश्मीर में जीते हैं, वो गुपकार के अगेंस्ट चुनाव लड़के जीते हैं। कश्मीर के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अपनी पार्टी जीती है, बीजेपी जीती है। कुल मिलाकर जो गुपकार के खिलाफ आज़ाद लोग चुनाव लड़ के जीते हैं, वो गुपकार के एजेंडे के खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा है। गुपकार के एजेंडे के खिलाफ चुनाव लड़ के वो चुनाव जीते हैं। ये कहना कि गुपकार को बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को कम मिली हैं, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि गुपकार की वोट परसेंटेज इन सब की मिलाकर कांग्रेस की साथ में डालकर बीजेपी से कम है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, गुपकार का बनना ही उसका जो है वो हार का, हम वहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। आपको लगता है जब उनको बीजेपी को फायदा मिला गुपकार को बनने से? मेरा ये कहना है कि जब गुपकार बनी, इसका तय था कि गुपकार भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से घबरा चुकी थी। ये चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे कांग्रेस थी, उनको लगता था कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों को अगर हमें रोकना है तो हमें मिलकर चुनाव लड़ना है, और वो इसलिए गुपकार बना था। अब मुझे बताइए कि नॉर्थ साउथ पोल मिल कैसे सकते हैं? जो लोग हमेशा आपस में फटे रहे, आपस में आप भी तो मिले थे। नहीं, हमें तो उसमें मैंडेट मिला था। हमें तो चुनावों के बाद जब पार्टी ने 25 सीटें जम्मू से, लोगों ने 25 सीटें बीजेपी को दी सरकार बनाने के लिए, उस वक्त यहाँ मैंडेट हमें मिला था, वहाँ पीडीपी को मिला था। और उस समय ये एक जम्मू के जो कदर जो उन्होंने पार्टी की थी और उनको सरकार बनाने के लिए मैंडेट दिया था, उस मैंडेट में एजेंडा ऑफ अलायंस बनाकर पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को लेकर हमने चुनाव लड़ा था। लेकिन हमने 370 और 35 का एजेंडा छोड़ा नहीं था, वो आपने देख लिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसमें, आप दोनों के बीच में। जी। लेकिन लास्ट में यह भी कहा भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से बाहर आया कि पीडीपी हमें काम करने नहीं देती थी। नहीं, ठीक बात है ना। मैं ये कहता हूँ कि मैं और आप मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करते हैं, हम दोनों कोई बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उसमें हमारी शर्तें तय होती हैं कि ये हमारी शर्तें रहेंगी। और अगर मैं शर्तें तोड़ दूंगा, आपको पता चलेगा कि मैं जो है ठीक काम नहीं करूँगा, आप मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों रखेंगे? क्यों रखेंगे आप मेरे साथ पार्टनरशिप? उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती जो है वो एजेंडा ऑफ अलायंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अपना एजेंडा लगाने की कोशिश कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खींच लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की भूख होती तो वो हाथ क्यों खींचती? भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता कि हमें सत्ता में रहना है, सत्ता सुख भोगना है, तो 2.5 साल पहले सरकार खत्म क्यों करती? भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता सुख के लिए सरकार नहीं बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार सिर्फ इसलिए बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मैंडेट मिला था सरकार बनाने के लिए। आपको ये समझने में 3.5 साल का वक्त क्यों लग गया कि ये हमारे अलायंस ठीक नहीं है, ये सही नहीं? ये तो ठीक चल रहा था सिस्टम, लेकिन जब 3-1 साल उसने अपने 2.5 साल 3 साल सरकार ठीक चली, सब ठीक चला, लेकिन जब हमें लगा कि अब ये थोड़ा सा बिट्रे करने शुरू उन्होंने किया है, और उसमें उनकी स्टेटमेंट आप देखें ना, उन्होंने अपर हाउस के अंदर, लोअर हाउस के अंदर ये भी बोला कि कश्मीर के अंदर जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में शुक्रवार को एक शहरी, एक ठीक शहरी जो है नमाज पढ़ने नहीं जाता है, क्योंकि वो एक लगता है कि जुम्मे की नमाज पत्थरों की नमाज बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर के युवा आर्मी कैंप में टॉफ़ी और दूध लेने जाते हैं। ये बातें भी उन्होंने बोली हुई हैं, ऐसा कि नहीं बोली हुई हैं। सवाल ये पैदा हो कि उसके बाद 3 साल के बाद उन्होंने कहीं जमात के इन्फ्लुएंस में वो आने शुरू होंगे। आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन सवाल ये है कि आपने ये अलायंस तब क्यों नहीं तोड़ा जब उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो ज़मीनें उनकी हैं, उनको वहाँ से छेड़ा ना जाए? आपने ये अलायंस तब क्यों नहीं तोड़ा जब आपके 2 बड़े मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह और गंगा जी को मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी? तब आपने ये अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? आपने ये अलायंस तब क्यों नहीं तोड़ा जब सीबीआई की प्रोब की बात की जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी थी, सत्ता का सुख भोग रही थी? तब आपने ये अलायंस क्यों नहीं तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता का सुख नहीं भोग रही थी। पहली बात तो यह है, अगर सत्ता का सुख भोगने की बात होती तो 2.5 साल पहले सरकार नहीं हम तोड़ते, एक बात। और दूसरी बात यह है
कि आखिर एक चीज़ जो हमने की है उसको कहीं ना कहीं टाइम देना था। जब हमें लगा कि इतना टाइम देने के बाद, महीने 2 महीने 3 महीने देने के बाद भी महबूबा मुफ्ती जी अपने फॉल प्ले करने से बाज नहीं आ रही हैं, तो सरकार तोड़ दी। उसमें क्या है? आपको लगता है कि दोबारा कभी मौका मिलेगा जब आपको मैंडेट जम्मू देगा तो श्रीनगर से किसी और को मैंडेट मिलता, पीडीपी को मिलता है, एनसी को मिला, कि चांसेस हैं फिर भी? देखिए, वो दिन खत्म हो चुके हैं। फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाले दिन खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने दम में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक रेवोल्यूशन लाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर को देश और दुनिया के अंदर एक अच्छी खूबसूरत जो है यूटी बनाएगी। ये तय है कि आने वाला जो चीफ मिनिस्टर है वो भारतीय जनता पार्टी का है। किसी भी गठबंधन की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। डीडीसी चुनावों के जिस तरह से रिजल्ट आए उसके बाद हमने काफ़ी इस पे इन्वेस्टिगेशन किया, लोगों से बात की, पीडीपी के लोगों से बात की, एनसी के लोगों से बात की, पैंथर के लोगों से बात की, लाल सिंह जी से बात की। खासकर मैं 2 शख्स का नाम लेना चाहूँगा। हर्षदेव सिंह जी ने कहा और लाल सिंह जी ने जो कहा। हर्षदेव जी ने कहा कि ये तो सारा ड्रामेबाजी है, ये धोखाधड़ी है। जिस यहाँ पे जो डीडीसी के चुनाव हुए, जो बैलेट बॉक्स रखे गए थे उसके ऊपर छत्ती नहीं थी, ये सभी जो भी अधिकारी सब मिले हुए थे। और दूसरा, ये एक सवाल ये हो गया, क्या कहना है आपका इस पे? और दूसरा, चौधरी लाल सिंह जी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू की हित की बात करती, उसकी नीतियां अच्छी होती, तो आज मैं बीजेपी में होता, मैं छोड़ता कभी नहीं। देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता। लाल सिंह जी कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ आए, और आज लोगों ने उनको बताया कि भाई आप गलत रास्ते पे हैं। इन चुनावों में उनको लगा कि लोगों ने भी उनको बताया कि आप गलत रास्ते पे हैं। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं अपने इनकी अपने हर्षदेव जी की, मुझे बताइए कि पहले तो ये कहते थे ना जी वहाँ पर मशीनें बदल गई हैं, वो इस बार तो बैलेट था ना, बैलेट में क्या खराबी थी? अगर कश्मीर के लोगों ने भी कहीं ये नहीं कहा कि भाई यहाँ बैलेट बॉक्स चेंज किए गए हैं या बैलेट यहाँ पोलिंग गलत हुई है। जब तक ये सर्वे ये आ रहे थे कि उधमपुर में 10 से 11 सीटें पैंथर लेगी, तब तक उनकी जुबान बंद क्यों थी? जब सर्वे उल्टा हो गया, वो कहीं नजर नहीं आए और उस समय वो एलिगेशन लगाते हैं। उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अपने परिवार के अंदर झांक के देखना चाहिए। वो वीडियो आपने भी सुनी होगी, आपने भी देखी होगी, वो वीडियो जो वायरल हुई थी। किस ढंग से इतने बड़े कद का नेता इस पब्लिकली और पूरे परिवार के साथ खड़ा होकर वो वहाँ पर वो अपशब्द जो है अपने भाई को बोल रहा है। ऐसे नेता की बातों के ऊपर हम कोई स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहते। विभो जी, बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हैं जो आपसे जानना चाहते हैं लोग की। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरह से डीडीसी के चुनाव कंडक्ट किए गए, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हुआ। नुकसान इस तरह से हुआ, बड़े नेता जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो हार गए। श्यामलाल चौधरी साहब हार गए, शक्ति परियार साहब हार गए किश्तवाड़ से। क्या लगता है कि क्या कारण रहा वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी क्यों नहीं वो साबित कर पाई? रविंद्र जी, पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि ये डीडीसी के चुनाव डेवलपमेंट को लेकर थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही मिशन था कि डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक ले जानी, डेमोक्रेसी आम आदमी तक लेके जानी। 70 वर्षों के बाद पहली बार डेमोक्रेसी आम लोगों के पास गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या गरीब परिवारों के लोगों ने चुनाव नहीं लड़े? क्या आम परिवारों के लोगों ने चुनाव नहीं लड़े? क्या आम परिवारों के लोग डीडीसी के मेंबर नहीं बने? पहली बार इतने आम लोग, साधारण परिवारों से लोग निकलकर डीडीसी के जो वो मेंबर जो है वो बने हैं, उनमें से कई चेयरमैन बनेंगे। और बड़े पढ़े लिखे हमारी बेटियों और बेटे जो हैं वो पढ़कर जो है वो आगे आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था कि जो यहाँ पर डेमोक्रेसी कुछ परिवारों के हाथों में जो थी उसको निकालकर आम परिवारों में लाई, इसलिए ये एक बड़ी जीत थी। ये जमहूरियत की जीत हुई है, ये डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सेटिस्फाई नहीं हुए मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी जो है आम आदमी के हाथ में लाई है, वहाँ तो आपके फॉर्मर मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आम आदमी क्यों नहीं लड़ रहे वहाँ पे? मेरी बात नहीं समझे।
अगर कहीं 2 4 या 5 लोग आप बताइए, गिन के बताइए ना, एक लिस्ट बताइए ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 200 या 250 कैंडिडेट उतारे जम्मू कश्मीर पूरे में, तो उसमें कितने बीजेपी के मंत्री जो है चुनाव लड़ रहे थे? 2 3 यही थे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं ना थे। फिर मैं जो बात आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि आप इसको अप्रिशिएट करिए कि पहली बार डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक आई और मोदी जी का सपना पूरा हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, आपने भी विटनेस किया होगा कि कश्मीर के अंदर 30 वर्षों के बाद लोग खुलकर वोट करने आए। 2% 3% परसेंटेज के ऊपर ये लोग एमएलए बनते थे, फिर मंत्री बनते थे, फिर चीफ मिनिस्टर बनते थे, फिर मेंबर पार्लियामेंट बनते थे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे। आज 30 वर्षों के बाद कश्मीर का आम आदमी खुल के बाहर आया, उसने वोट किया। सुबह 7 बजे इतनी ठंडी में -0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वहाँ कश्मीर की बुजुर्ग माताएं और बहनें जो हैं वो वोट करने आई। आप इसको भी नोट करें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तभी तो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है। आपको 74 सीट्स जो आप कह रहे हैं कि 74 सीट्स डीडीसी ने ली हैं, ये तो बड़ी बात है। और यहाँ तक मेरी जानकारी है कि 80 पर आपने प्रत्याशी उतारे थे। इस पर मुझे थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। सर, दूसरी बात मुझे एक चीज़ बताइए विबोध जी, डीडीसी के जो चुनाव हुए, विबोध गुप्ता साहब, रविंदर रैना साहब, कविंदर गुप्ता साहब, निर्मल सिंह जी, आपने दिल्ली से क्यों कैंपेन करवाया? वहाँ के लोग यहाँ आके कैंपेन कर रहे हैं, आपको क्या लगा आपके लोगों की बात ये लोग नहीं सुनेंगे? आप पे भरोसा नहीं करेंगे? वहाँ से क्यों? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। क्या मुझे कोई, विबोध गुप्ता साहब मुझे कोई बात कहेंगे, मैं नहीं मानूंगा। अगर मुझे दिल्ली से कोई आकर कहेगा तो मैं मान जाऊंगा। दैट मीन्स कि विबोध गुप्ता जी को मैं नहीं मानता हूँ। ये क्या, किस तरह से आप देखते हैं इसको? अरविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी कोई रीजनल पार्टी नहीं है। हाँ। वो एक नेशनल पार्टी है। और नेशनल, देश के अंदर कहीं भी चुनाव होंगे तो हमारे नेशनल नेता जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने किसी चुनाव को छोटा या बड़ा मान के नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनाव को चुनाव की नज़र से लड़ा है। आप देखिए ना, हैदराबाद में हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वहां जाकर कॉरपोरेशन के चुनाव में रोड शो किया कि नहीं किया? आज बंगाल के अंदर हमारे बड़े नेता जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए ये बात कहनी कि यहाँ पर बड़े नेता आए, उन बड़े नेता इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने नेता हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास साफ सुथरे नेता है। आपको लगता है कि अगर ये नेता नहीं आते तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता? ये 74 का नंबर कहीं कम रह जाता? देखिए, ये तो अब चुनाव हो चुके हैं, प्रचार हो चुका है, हम 74 सीटें जीत चुके हैं। और जिस ढंग से हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके योगदान को जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी कभी नहीं भूल सकती। जिस तरह से आपने कहा कि 3 कमल खिले श्रीनगर में, लेकिन सर एक बुरा हादसा भी वहाँ हुआ, बदकिस्मत हादसा था। एक गोल्ड स्मिथ को गोली मार दी गई। शायद उन्होंने सिर्फ एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना बनाया। किस तरह से देखते हो कि अभी भी कश्मीर में काफ़ी काम करना बाकी है, या किस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं? ये देखिए, कश्मीर के अंदर एंटी नेशनल जो ताकतें हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई, कम जरूर हुई। अब देखिए कि महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले स्टेटमेंट देती हैं और कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट से। बाहर से लोग लाकर वो यहाँ पर बसाना चाहते हैं। बाकी स्टेट्स के लोग कश्मीर में बसाना चाहते हैं और डोमिसाइल के जरिए उनको यहाँ पर मालकाना राइट देना चाहते हैं। वो यहाँ पर आके प्रॉपर्टी खरीदें और यहाँ पर रहें और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो। और उसके कुछ दिनों के बाद हमारे वहाँ पर सतपाल निश्चल जी 50 वर्षों से, रविंदर जी 50 वर्षों से वो परिवार वहाँ पर रह रहा है। मैं 10 दिन पहले उनके घर गया, इंदिरा नगर है वहाँ पर। इंदिरा नगर के अंदर इस समय कम से कम भी 150 परिवार जो है पंजाब का 50 वर्षों से वहाँ पर बैठा हुआ है, जो अलग अलग शोबों में वो बिजनेस के अंदर वो काम कर रहे हैं। हम उनके घर के, मैं घंटा में उनके साथ वहाँ पर बैठा। वो खुश परिवार, अच्छा परिवार। उनका कसूर ये इन्होंने दिया है कि उन्होंने डोमिसाइल बना लिया। और महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि डोमिसाइल बनाकर डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। और उनके स्टेटमेंट के बाद वहाँ पर ये किलिंग होती है।
कैसे देखते हैं आप? कैसे देखेगा देश कि महबूबा मुफ्ती ऐसी स्टेटमेंट देती हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक उन्होंने इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी है, किसकी कॉन्स्पिरेसी से ये किलिंग हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक बड़ा नेता स्टेटमेंट देता है कि डेमोग्राफी, एक परिवार, वो परिवार 50 साल से कश्मीर को सर्व कर रहे हैं, वो गोल्ड स्मिथ कश्मीर के बड़े घरानों के लोग उनकी दुकान पे जाकर अपना सोना के गहने बनाते हैं। 50 सालों में उन्होंने अपना कश्मीर में अपने बिजनेस का वो विश्वास जो है वो बनाया, और महबूबा जी की स्टेटमेंट के बाद उनकी किलिंग हो जाती है। कौन जिम्मेवार है? मेरा ये मानना है कि ये लोग, इनकी जो छोटी सोच है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। विभो जी, यहाँ पे एक सवाल वो भी उठता है। सवाल ये है कि हमने देखा है पिछले लंबे समय से, जब से कश्मीर में मिलिटेंसी है, उसके बाद के जो हालात बने कश्मीर में, स्टोन पेल्टिंग आम बात थी, आम बात थी, जगह जगह स्टोन पेल्टिंग हो रही है, मुश्किल हालात थे कश्मीर, वो कश्मीर की तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन आज की डेट में बात की जाए तो ना के बराबर नहीं होती है स्टोन पेल्टिंग, ना के बराबर है। क्या लगता है आपको? लोग वही हैं, कश्मीर वही है, कुछ हाथ बदल गए, जो पावर में रहते हाथ बदल गए। हाँ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये रोल रहता है, कहीं ना कहीं कुछ इसमें भी कुछ देखना चाहिए सरकारों को? देखिए, रोल किसका था? रोल इन्हीं लोगों का है ना, जो पावर शेयर करते रहे यहाँ 17 वर्ष, कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके ये लोग अपनी पावर जो है सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। आज क्या कारण है कि आप वाली बात है कि पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद जो है वो आज खात्मे के ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट करवाकर ये लोग अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कश्मीर को भी समझना होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो देश का हिस्सा है। अगर कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग देश के किसी हिस्से में भी जाकर फ्लैट लेते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, हैदराबाद में जाते हैं, इंदौर में जाते हैं, ग्वालियर में रह रहे हैं, तो क्या देश के लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? फिर वो लोग जो 50 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, वहाँ कश्मीर को वो सर्व कर रहे हैं अलग अलग बिजनेस के शोबे के अंदर, और आज इस किस्म की किलिंग होती है। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट कहाँ चला गया? उनका ट्वीट नहीं हुआ। उनका ट्वीट होता है अगर आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनका ट्वीट हो जाता है, वो एलजी को चिट्ठी भी लिख देती हैं। और आज जब सतपाल निश्चल जी की किलिंग होती है, और इस बात पे किलिंग होती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों बनाया है, और उससे पहले महबूबा मुफ्ती ऐसी स्टेटमेंट देती हैं डेमोग्राफी चेंज वाली डोमिसाइल के ऊपर, और आज उनका ट्विटर हैंडल कहाँ चला गया? ये जो दोहरी उनकी मानसिकता है, डबल स्टैंडर्ड की बात है, ये देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। विभो जी, एक आखिरी सवाल, और जितनी ईमानदारी से मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी उतनी ईमानदारी से जवाब दें। वैसे आपके जवाब सारे ईमानदारी के साथ ही होते हैं। आखिरी सवाल, मुझे ये बताओ कि अब जम्मू कश्मीर में सरकार कोई है नहीं, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, कुछ सरकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े बंगलो हैं, आज भी जो एमएलए बने हुए थे उन्हीं के पास हैं, और सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा जो अपोजिशन कह रही है, सबसे ज़्यादा जो बंगलो जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो फॉर्मर मिनिस्टर उनके पास है, वो अभी तक खाली क्यों नहीं हुए? देखिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये ऐसा भी नहीं है कि बंगलों का किराया नहीं दिया जा रहा। जो लोग पहले लेजिस्लेटर थे, अगर उनका 5,000 रुपया रेंट था, आज डबल हो गया है, 10,000 रुपया रेंट हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नई सरकार आ गई है, नए लेजिस्लेटर बन गए हैं तो अब उनको बंगले जाने हैं। अब वहाँ पर रह रहे लोगों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट है, और सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर अभी मीटिंग होने वाली है, उसमें रिव्यू होने वाला है। जो लोग उससे बाहर हो जाएंगे तो वो खाली करेंगे। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विभोद जी। ये थी हमारी खास मुलाकात विभोद गुप्ता जी से। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जेकेयूटी के, और इंचार्ज हैं कश्मीर के भी। तो काफ़ी सारी बातें हमने इनसे की, और जो भी जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं, जो आपके सवाल हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो सब हमने आपके सामने रखे। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।